नरेंद्र बनकर इस दुनिया में आए हैं तो आप दाभोलकर बने। और फेथ का जो कॉमर्शियल वर्जन है जिसको कि हम धर्म कहते हैं, वो एक तरह की दुनिया की पहली एमवे स्कीम है, पहली पिरामिड स्कीम, जिसमें आप जितने रिक्रूट लाएंगे आप उतने पावरफुल होंगे, और जो जितना ऊपर होगा वो उतना पावरफुल होता जाएगा, नीचे वाले उतने पावरफुल नहीं होंगे। आपका काम है और रिक्रूट लाना, आपको 4 लोगों को जाके बताना है कि ये बहुत बढ़िया स्कीम है गुरु। क्या है कि इस समय देश में पत्रकार टीवी पे कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडियन को आके यहाँ पे उनका काम करना पड़ रहा है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप नरेंद्र बनकर इस दुनिया में आए हैं तो आप दाभोलकर बने। और किसी तरह के बनने से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा ये कि आज जैसा कि हम लोग यहाँ पे डॉक्टर दाभोलकर एनुअल मेमोरियल लेक्चर के लिए आज एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर दाभोलकर को अपने विचारों के लिए, अपनी सामाजिक चेतना के लिए और रैशनल थिंकिंग और अपनी वैज्ञानिक चेतना के लिए उनकी हत्या की गई। उनकी हत्या करने के लिए जो लोग आए वो बहुत परेशान थे उनसे, वो बहुत व्यथित थे कि कोई इंसान ये कैसे कह सकता है कि विज्ञान अंधश्रद्धा से बड़ा है, जबकि कोई बहुत रैडिकल बात नहीं है किसी भी समाज के लिए। ये कोई बहुत ऐसी भयंकर रेवोल्यूशनरी बात नहीं है ये कहना कि विज्ञान आस्था से या प्रसुप्त आस्था से बड़ा है। वो लोग ये मानते थे कि विज्ञान बड़ा नहीं है, आस्था बहुत बड़ी है। विज्ञान उसके सामने कुछ नहीं है, विज्ञान एक तुच्छ सी चीज है, आस्था बहुत बड़ी है। और अपनी बात प्रूव करने के लिए वो एक बंदूक लेकर आए। गन पाउडर 9th सेंचुरी चाइना में वैज्ञानिकों ने बनाया। गन 12वीं सेंचुरी चाइना में कुछ और वैज्ञानिकों ने बनाई। 300 साल गन पाउडर था, गन नहीं थी। मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे वो गन पाउडर का। किसी ने कहा होगा कि ये शब्द है गन पाउडर, इसमें पाउडर तो है हमारे पास, ये गन क्या होता है? तो किसी ने कहा होगा ये बनानी पड़ेगी, फिर उन्होंने बनाई। 12वीं सेंचुरी में गन बनी, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 16वीं सदी में हिंदुस्तान में मंगोल लोग बंदूक लेकर आए। गोली मारने में और भी बहुत सारा विज्ञान लगता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की समझ होनी चाहिए, काइनेटिक्स की समझ होनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स की समझ होनी चाहिए, माइनिंग इंजीनियरिंग, फाउंड्री, और अल्टीमेटली आपके दिमाग के जो केमिकल हैं उनका एक इम्बैलेंस कोई क्रिएट करता है वैज्ञानिक पद्धति से, जिससे कि आपके अंदर इतना गुस्सा आए कि आप एक अहिंसक, एक वैज्ञानिक महात्मा की हत्या करें। तो वो इतना सारा विज्ञान अपने जेब में, अपने हाथ में, अपने दिमाग में लेकर आए ये बताने के लिए कि विज्ञान कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से अपनी जान देकर भी डॉक्टर दाभोलकर ये प्रूव कर गए कि विज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। और उसके लिए मुझे लगता है हमेशा उनकी कही हुई बातें। और एक और चीज है, हत्यारे ना कभी ये नहीं समझ पाते हैं, कोई हत्यारा आज तक नहीं समझ पाया है जिसने भी किसी को उसके विचारों के लिए मारा है, वो आज तक नहीं समझ पाए हैं कि गोली से वो विचार नहीं मिटते, बल्कि वो और बोल्ड और अंडरलाइन हो जाते हैं। लोग उनको दोबारा बार बार जाकर पढ़ते हैं, बार बार जाकर सुनते हैं, बार बार उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो बंदूक जो वो सोचते हैं एक इरेजर है, वो असल में एक परमानेंट मार्कर है, वो जानते नहीं हैं। ये जो क्लैश है फेथ और साइंस का, ये क्लैश कहां से आया है, ये क्लैश क्यों आया है, इस पे हम बहुत सारी मैं बातें करूंगा। लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस है मेरा मानना है, फेथ जो है हमेशा से, और फेथ का जो कॉमर्शियल वर्जन है जिसको कि हम धर्म कहते हैं,
वो एक तरह की दुनिया की पहली एमवे स्कीम है, पहली पिरामिड स्कीम, जिसमें आप जितने रिक्रूट लाएंगे आप उतने पावरफुल होंगे, और जो जितना ऊपर होगा वो उतना पावरफुल होता जाएगा, नीचे वाले उतने पावरफुल नहीं होंगे। आपका काम है और रिक्रूट लाना, आपको 4 लोगों को जाके बताना है कि ये बहुत बढ़िया स्कीम है गुरु, इसमें ना बहुत पैसा मिलता है। और तुम कैसे मिलता है? तुम और 4 को पकड़ के लाओगे तो मिलेगा। तो जो फेथ है, इसने ये दुनिया की पहली एमवे स्कीम है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान आपके बगल की किराने की दुकान है, वहां पे आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए आप वो ले सकते हैं, नहीं पसंद आएगा आप छोड़ सकते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं कि यार ये चावल में इस बार पिस्सू दिख रहा है, वो बोलेगा अच्छा ठीक है अगली बार थोड़ा सही लाएंगे। आप कोई सामान लाएं, आप बोल सकते हैं कि ये अच्छा नहीं था। आप कोई सामान लाएं, बोले कि बहुत बढ़िया था अगली बार यही लाना। तो वहां पे सवाल पूछने से वो मजबूत होता है वो रिश्ता, और एमवे जैसी स्कीम में सवाल पूछने से वो रिश्ता कमजोर होता है। और क्यों फेथ बड़ा हो जाता है हमारी सोसाइटी में खास करके? क्योंकि हमको बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, सवाल मत पूछो। आपको बताया जाता है जो भी बड़े बोल रहे हैं, बड़े हमेशा सही हैं। बड़े आपको थप्पड़ मार रहे हैं तो आपके भले के लिए मार रहे हैं। बड़े आपको बाथरूम में बंद कर रहे हैं तो आपके भले के लिए कर रहे हैं। बड़े आपको कोई चीज नहीं दे रहे हैं तो आपके भले के लिए कर रहे हैं। बड़े बताएंगे आपको कि आपको क्या पढ़ना है कॉलेज में जाकर। बड़े बताएंगे किस दिन आपको पहली बार जीवन में सेक्स करना है अरेंज मैरिज के तहत, किस दिन आपको बच्चा करना है, कब दूसरा बच्चा करना है, कब नसबंदी करा ले, सब बताते हैं। ठीक है, तो ये कन्फॉर्मिज्म हमारे अंदर भरा पड़ा है कि 2 बच्चे हो गया अब 2 के आगे नहीं करना गुरु, है ना, ये सब बताया जाता है। तो कन्फॉर्मिज्म हमारे एक तरह से जीन बदलना बड़ा मुश्किल है, लाखों साल लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर ही बदल दिए गए हैं सिर्फ कन्फॉर्मिज्म के नाम पे। तो हम लोग बड़े ही कन्फॉर्मिस्ट हैं। जब मुक्ता जी ने मुझे अप्रोच किया कि आप यहाँ बात कीजिए आकर, तो मुझे पता चला कि जावेद अख्तर साहब यहाँ बात कर चुके हैं। तो जावेद अख्तर साहब का मैंने जो लेक्चर यहाँ था वो मैंने देखा वीडियो पे। कितने लोगों ने वो देखा है जावेद साहब का? और आप लोग लाइव देखा था आपने कि वीडियो पे देखा है? लाइव देखा था तब तो बहुत पूरा आप भूल गए होंगे। तो मैं उसमें से कुछ चीजें चुरा कर वापस डालने वाला हूँ। मैं बस ये बता रहा था कि उसमें से बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इतनी प्रभावित की कि मुझे लगा कि वो चीजें मैं कहीं कहीं हो सकता है जाने अनजाने वो आएंगी। 1-2 चीजें तो जानकर ही आएंगी, 1-2 चीजें ऐसी होंगी जो कहीं किसी विचार से जुड़ जाएंगी तो मैं बता दूंगा। तो जावेद साहब ने जो बात की थी वो बहुत ही कमाल थी, और उससे पहले तक मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं क्या बोलूंगा। और धन्यवाद मुक्ता जी का भी कि मुझे यहाँ बुलाया, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भी कि मुझे यहाँ बुलाया गया। तो ये जो अब व्याख्यान है ये 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है मेरी अपनी जर्नी, मेरा अपना सफर बचपन का, कहाँ से ये जो जिज्ञासा में जीवन है, तो जिज्ञासा मेरे जीवन में कहाँ से आई, कहाँ से शुरू होकर मैं यहाँ पहुंचा जहां पर मेरे अंदर ये सवाल आए, ये जिज्ञासा आई कि आस्था है क्या और विज्ञान है क्या। तो पहला हिस्सा वो है जहां पे मैं अपनी एक पर्सनल जर्नी की बात करूंगा। दूसरा हिस्सा है कि ये जो आस्था और विज्ञान का जो एक क्लैश है, ये क्या सिर्फ क्लैश है कि ऐसा भी है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कहीं, और किस तरह से पूरक हैं, किस तरह से साथ चल सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो जो आखिरी हिस्सा है इस व्याख्यान का, वो ये है कि एक आर्टिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए समाज में, एक कलाकार किस तरह से इस समाज में रैशनल थिंकिंग का सपोर्ट कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है, उसको पहुंचा सकता है लोगों तक अपनी कला के जरिए। तो ये तीसरा हिस्सा होगा। तो पहला हिस्सा जो है बचपन, तो ज्यादातर भारतीयों की तरह मेरा जन्म भी एक साधारण बिलीवर फैमिली जिसको कह सकते हैं, जिसमें कि भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। जब भी कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो भगवान की कसम दिलाई जाती है, और भगवान एक बहुत ही प्रकट कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे आसपास। आपको लगता है कि भगवान हैं, आप मंदिर में जाते हैं तो आपके अंदर एक भावना आती है जो आपको बचपन से एक तरह से
प्रोग्राम की गई है, कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे आकर आपको पवित्र महसूस हो रहा है या यहाँ आकर आपको शांति महसूस हो रही है। बचपन से जब हर भारतीय घर में ज्यादातर जगहों पर ये एक तरह का एक माहौल दिया जाता है जहाँ पे आपको आस्था आपके लिए बहुत नेचुरल सी चीज होती है। फेथ एक बहुत नेचुरल चीज होती है। भगवान की उपस्थिति आपके जीवन में हर तरफ होती है। आप कुछ बुरा काम करते हैं तो आपको डराया जाता है कि भगवान देख रहे हैं, तो आप ऐसा न करें। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान की तरफ से आपको तारीफ आपके माता पिता देते हैं या टीचर देते हैं कि ये भगवान की तरफ से ये शाबाशी है। तो ये हमेशा से हमारे घर में भी रहा। और साथ ही साथ क्योंकि मुझे कहानियों का बड़ा शौक था तो माइथोलॉजी पढ़ना, हमारी जो धार्मिक कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल टेल्स हैं, वो पढ़ना, उसमें एक तरह का आनंद आता था। उसमें एक तरह के चित्र बनते थे दिमाग में कि हाँ इस तरह के भगवान होते हैं। और 6-7 साल तक माइथोलॉजी पढ़ते पढ़ते वो चंदा मामा या इस तरह की जो पत्रिकाएं आती थी जिनमें चित्र बने होते थे, भगवान का मैंने असली फोटो कभी नहीं देखा था। जो फोटो होते हैं जो मेरे रिश्तेदारों के थे, ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के थे जो अब नहीं थे उस दुनिया में, लेकिन उनके फोटो थे। मैं बहुत बच्चा था। एक दिन किसी ने मुझे गांधी जी का चित्र दिखाया और कहा कि ये भगवान है। मैंने मान लिया, मुझे लगा हाँ ठीक है, ये मेरे इमेजिनेशन में जैसे भगवान थे जो चंदा मामा में दिखाए गए थे वैसे तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये भगवान हो। और फिर किसी ने यह भी बताया कि ये सतयुग में रहते थे। तो ये जब थे तब भारत में सतयुग था। तो फिर मुझे थोड़े साल बाद पता चला कि अच्छा सिर्फ 40 साल पहले सतयुग था। बहुत मैंने मिस कर दिया यार, 40 साल से सतयुग मिस हो गया, कितना बड़ा बैड लक है। लेकिन मैंने माना कि ये गांधी जी भगवान है उस समय तक, क्योंकि हर अच्छा भाव आप भगवान के साथ जोड़ते हैं तो गांधी जी के साथ लोगों ने वो जोड़ा हुआ था, तो मेरे लिए वो भगवान हो गए। फिर ये टूटा कैसे? धीरे धीरे। सबसे पहले जब किताबें पढ़ने का शौक था तो फिर माइथोलॉजिकल के अलावा और किताबें पढ़नी शुरू हुई। सबसे पहले एक बच्चे का दिमाग जाता है मिस्ट्री में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में। तो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा। बर्मुडा ट्रायंगल जब पढ़ा कि उसमें वहां प्लेन गायब हो जाते हैं। फिर पढ़ा हमने पिरामिड हैं, एलियन ने बनाए हैं। फिर हमने पढ़ा कि वो मम्मी का रहस्य होता है, जो पिरामिड के अंदर जो मम्मी है वो किसी को वो शापित कर देती है, या इस तरह की चीजें थी। ये बड़ी मिस्टीरियस थी। तो वहां से समझ आया कि एक और दुनिया है जो भगवान के बाहर की है। हाँ, उस दुनिया में एलियन है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो एलियन है। वो हमारे जैसे हैं, दूसरे प्लैनेट के मध्यवर्गीय एलियन होंगे। तो वो अपने अलग तरह से वो भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। तो एक और जीव है जो इंसान नहीं है और भगवान भी नहीं है, एक और जीव है दुनिया में। तो वहां से एलियन के बारे में पता चला। फिर और करते करते पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो विज्ञान ने सॉल्व की हैं। धीरे धीरे पता चला कि अच्छा पिरामिड भी उतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है जितनी हमको बताई गई थी। उसके लिए तरीके लोगों ने थ्योरीज तो बनाई हैं कम से कम कि कैसे वो बने। ये मिस्ट्रीज थी जो हमारे बीच में घटित हो रही थी। ये वो मिस्ट्रीज थी जिसमें हम हिस्सा ले सकते थे। ये वो रहस्य थे जिसमें हमको भागीदार बनाया गया था। हमको वो रहस्य खुद सॉल्व करने थे। तो वहां से एक दिमाग चलना शुरू हुआ कि ये बड़ी मजेदार चीज है। फिर 21 सितंबर 1995 को एक घटना हुई हिंदुस्तान में। पूरे देश में खबर फैली कि गणेश जी की जो प्रतिमा है वो दूध पी रही है। तो चमत्कार, भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है। भगवान बता रहे हैं कि हम हैं और पूरा देश मान रहा है। तो मैं चला गया। मैं उस समय 15 साल का था और मेरे साथ एक दोस्त गया। हम दोनों बड़े बहुत बहुत भीड़ थी, हर मंदिर में भीड़ थी। बड़ा धक्का मुक्की करके एक मंदिर में हम आगे पहुंचे और मैंने दूध पिलाने की कोशिश की और नहीं पिया भगवान ने। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तेरा मन साफ नहीं है। तो मैंने कहा कि तू पिला के देख। उसने पिलाया, उसका भी नहीं पिया। मैंने कहा तेरा भी मन साफ नहीं? उसने कहा नहीं नहीं, मेरे दूध में यूरिया है। तो मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुमको अगर ये पता है कि दूध में यूरिया हो सकता है तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि कैपिलरी एक्शन नाम की एक चीज होती है। आधा विज्ञान पता है, वो वाला विज्ञान पता है जिससे कि तुम्हारी आस्था स्ट्रांग होती है। वो वाला विज्ञान तुम नहीं मान रहे हो जिससे कि सच उजागर होता है। और
जैसा कि होना था शाम को। उस समय का टीवी दूरदर्शन इतना कम से कम लिबरल था, इतना आज़ाद था कि रात को दूरदर्शन पे 4 वैज्ञानिक बैठे हुए थे रात की 9 बजे के समाचार में, और वो बता रहे थे कि कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन और किस किस तरह का विज्ञान इसके पीछे है, जिसमें कि ये चमत्कार जैसा जो लगता है वो चमत्कार नहीं है, वो सीधा साधा बड़ा ही 10वीं कक्षा का विज्ञान है असल में। तो उस समय दूरदर्शन ये करता था। आज अगर ये हो जाए तो आप सोचिए, आज के चैनल कुछ 6 दिन तक यही कर चैनल आप, मैं इमेजिन कर सकता हूं उनकी ग्रीन स्क्रीन दूध से उबल रही होगी। कोई एंकर होगा जो उसमें गोते लगाते हुए अपना माइक पकड़ के बता रहा होगा कि देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, अब हम कह रहे थे अमृतकाल आ गया, देखिए आ गया, है ना। तो आज वो हो रहा है। तो उससे हमको एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, हम और पीछे जा रहे हैं तो कितना पीछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से मेरे अंदर एक सवाल आया कि विज्ञान जो है वो बहुत सारी गुत्थियां सुलझा सकता है, और विज्ञान में एक चमत्कार भी है, लेकिन साथ ही साथ उस चमत्कार के पीछे बहुत ही सुलझा हुआ एक रैशनल थिंकिंग है। सवाल बहुत दूर तक ले जाते हैं। अब आगे बढ़ें, दूसरा हिस्सा, फेथ वर्सेस साइंस। कहां से शुरू होती है ये कहानी? ये फेथ वर्सेस साइंस है कि फेथ विद साइंस है? ये कहानी शुरू कहां से होती है? शुरू होती है, यहां पे मैं जावेद साहब का एक हिस्सा जो है वो मैं उधार ले रहा हूं। शुरू हुई बात कुछ लाख साल पहले, जब हम नहीं थे, जब मानव स्पीशीज नहीं थी। चिंपैंजी थे हमारे नियरेस्ट जो भी एंसेस्टर हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बेसिकली ये जो सिमियन शायद उनको कहा जाता है, सिमियन स्पीशीज। जीन कॉपी में एक एरर हुआ, जीन ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से चाइल्ड में, जीन कॉपी होती है, जीन में सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो कॉपी होती है। कॉपी में एरर हुआ। हम लोग, सबसे पहली बात, हम लोग नहीं होने चाहिए थे, प्रकृति की एक त्रुटि है, हम एक गलती हैं, हो गए। उसके बाद वो त्रुटि आगे बढ़ी, वो त्रुटि ने हमको, उस त्रुटि ने, क्योंकि जीन कॉपी एरर हुआ, हम अलग हो गए। अलग किस तरह से हुए? हमारे हाथ थोड़े अलग हो गए, हमारी ग्रिप बन गई, हमारा ब्रेन जो है वो बड़ा हो गया हमारे बाकी शरीर के मुकाबले। सबसे बड़ा ब्रेन बॉडी वेट के हिसाब से इंसानों का है, सबसे ज्यादा रिच ब्रेन है, सबसे ज्यादा कनेक्शंस हैं उसमें। ये सब जीन कॉपी एरर की वजह से हुआ। उसके बाद हम धीरे धीरे हमने एक सोसाइटी बनाई, समाज बनाया, हमने सीखा, जानवरों से सीखा, हमने भेड़ियों से सीखा कि ग्रुप में रहने से ताकत बढ़ती है, सर्वाइवल बढ़ता है। हमने पेड़ों से सीखा कि किस तरह से आप अगर सामंजस्य बनाकर रखेंगे प्रकृति से तो कैसे आपका विकास ज्यादा होगा। जिस जानवर से जो सीख सकते थे हमने वो सीखा, और करते करते हम वहां पहुंचे जहां पे हम एक कम्युनिटी बना के रहने लगे। हमने ये सीखा कि फसल उगाई जा सकती है, जानवरों को मारने की हमेशा जरूरत नहीं, हमेशा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह आप रह सकते हैं। हमने ट्रायल एंड एरर से गेहूं, और गेहूं का जो एंसेस्टर था जो पहला, वो उगाना शुरू किया, जिससे कि हमको समझ आया कि एक जगह रहकर आप समाज या सोसाइटी या अपना जीवन चला सकते हैं। उसके बाद हमने नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जो सब जानवर करते थे, लेकिन किसी जानवर के अंदर वो सवाल नहीं आता था कि ये बिजली क्यों चमक रही है, किसी के अंदर ये सवाल नहीं आता था कि हम मरते क्यों हैं। मरने का दुख आता था, शोक, क्षोभ, गुस्सा बहुत सारे जानवरों को आता है। बहुत सारे जानवर हैं जिनमें डेथ रिचुअल है, कौओं तक में है, कौओं में है, और सिमियन पूरी रेस में है। बहुत सारे जानवरों में है जिनको दुख होता है जब उनका कोई साथी मर जाता है, लेकिन उनके अंदर सवाल आता है क्या कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है और ये कहाँ से आती है। ये सवाल हमारे अंदर आए क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा हो चुका था, हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्शंस थे जो चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते थे, पास डाउन कर देते थे इन्फॉर्मेशन। हमारी इन्फॉर्मेशन जो बाकी जानवरों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ एक जनरेशन ट्रांसफर होती है, कई जनरेशन होती है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक ट्रेंड्स होते हैं। जो पिछली जनरेशन में सीखा है वो हम आगे पास करने लगे, उसमें बहुत सारे कॉन्शियस सवाल थे,
वो सवाल हमको परेशान करने लगे। उन सवालों से हमने सबसे पहली आस्था जोड़ी। हमारे पास सवाल बहुत थे, जवाब नहीं थे। जवाब जब नहीं थे तो दो तरह के लोग आए। एक वो जो उन सवालों का जवाब ढूंढने लगे, एक वो जो उन सवालों का जवाब ढूंढने का नाटक, थोड़ा सा भारी शब्द है, अब क्या जरूरत थी उनकी वो नहीं कहा जा सकता। नाटक में ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत ही चालू थे, जरूरी नहीं वैसे होंगे, लेकिन जरूर उन्होंने जवाब देने शुरू किए। उन्होंने कहा कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरी दुनिया से, और उनको पता है कि ये क्या है। उनको पता है कि ये सब अलग अलग तरह के भगवान हैं, और ये भगवान कभी हमको सजा देते हैं, ये भगवान कभी हमको इनाम देते हैं। तो आस्था ने समाज को जोड़ा, क्योंकि समाज को उस समय जब आपके पास बहुत सारे सवाल हों तो आपको कोई भी जवाब अच्छा लगता है, कम से कम वो डेफिनेटिव जवाब हो, कोई हो जो आपको बता दे कि ये सही है और ये गलत है। आपको उसके आगे नहीं सोचना है। आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए। आपको गेहूं उगानी है, आपको शेर से बचना है, आपको देखना है कि आपका जो बच्चा है जो कुपोषण से कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल थे उन सब के बीच में। इसलिए हमेशा से, बहुत सालों से, जब से भी ये हम पुरानी सिविलाइजेशन जितनी भी हम जानते हैं, आज से 5000 साल पहले की भी, उनमें भी शामन या प्रीस्ट या पुजारी का दर्जा बहुत ऊपर है। आप इजिप्ट में जाकर देखें तो सबसे ऊंचा दर्जा राजा के बाद उन्हीं का होता था, क्योंकि वो कम्युनिकेट करते थे, या वो कहते थे कि वो कम्युनिकेट करते हैं। उन्होंने जवाब देने शुरू किए। साथ ही साथ उन्होंने ही करीब करीब शायद पिछले 400 साल पहले तक चर्च, टेम्पल, मॉस्क, सब जगह से साथ में साइंटिफिक रिसर्च को फंड किया जाता था। हर सिविलाइजेशन ने किया है। आप आर्यभट्ट देख लें, आप अल ख्वारिज्मी देख लें जिन्होंने अलजेब्रा बनाया, आप माइकल एंजेलो देख लें जिनका एक तरह का सिस्टीन चैपल जो है, या लियोनार्डो डा विंची देख लें, या गैलीलियो या कोपरनिकस, ये सब अपने अपने धर्म के संस्थानों के साथ जुड़े थे। उन धार्मिक संस्थानों ने इनको फंड किया। तो एक समय था जब आस्था के पास जवाब थे, लेकिन उनको भी शायद पता था कि इससे बेहतर जवाब हो सकते हैं, या हमारे जवाबों को सपोर्ट करने के लिए ये इंसान आ सकते हैं। जैसे कि एक समय पर ये माना गया कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, वो गोल नहीं है, और उसको खोजने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए लोग निकले। कुछ लोग प्रूव करने के लिए निकले, कुछ लोग डिसप्रूव करने के लिए निकले। एक का ही सच हो सकता था, और जो प्रूव करने के लिए निकले कि पृथ्वी सच में गोलाकार नहीं है और एक फ्लैट है, और ये एक जगह जाकर आप गिर जाएंगे, तो वो लोग घर से एकदम ऐसा गले वले मिल के निकले कि हम तो वापस नहीं आएंगे, हम गिर जाएंगे लेकिन हम एक खोज करके गिरेंगे। तो हमारे नाम पे जो भी होगा, पृथ्वी का नाम है ना, अगर मेरा नाम जो भी एक कोलंबस है, तो पृथ्वी का नाम कोलंबस फ्लैट अर्थ रख देना अगर मैं गिर गया तो इस तरह के सपने लेकर वो चले थे। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान साथ में, विज्ञान जो कि एक बालक था जिसको कि फेथ ने बड़ा किया, विज्ञान कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा, विज्ञान से क्लैश होने लगे। एक टाइम पे फेथ ने उनको बोला कि अब तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो, तुमको सिखाना पड़ेगा। बहुत लोगों ने फिर वापस अपने शब्द वापस लिए, या अड़े या लड़े रहे, और फिर कईयों को बहुत तरह तरह की चीजें झेलनी पड़ी, बहुतों को मृत्यु दंड दिया गया। पर चीजें बदली पिछले 300-400 साल में। पिछले 300-400 साल में कुछ चीजें हुई जिसके लिए आस्था तैयार नहीं थी। एंटीबायोटिक्स, सर्जरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसके अलावा जो भी आज हम जिसको मानते हैं कि कम्युनिकेशन की दुनिया, या एयरप्लेन या यातायात के साधन जो बढ़े, इन सब चीजों ने अचानक से विज्ञान को बहुत बड़ा बना दिया। तो इस समय जो आप क्लैश देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में चल रही है, सिर्फ हमारे देश में नहीं चल रही है, बहुत बड़ी क्लैश है इस समय, जो जिसको लोग बोलते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लैश ऑफ टू बेसिक बिलीफ्स है जो दोनों हमारे अंदर हैं। और वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बाहर नहीं चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक संस्थान दूसरे संस्थान से लड़ रहा है, हमारे अंदर हम लोग हर रोज लड़ रहे हैं। और ये क्लैश हमारी उन दो चीजों का है, उन दो चेतनाओं का है जिससे हम बने हैं, जिससे हम आज से 30,000 साल पहले या 50,000 साल पहले जो निएंडरथल
पहला होमोसेपियन बना, उसकी जो शुरुआत थी और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब जाकर खुलकर सामने आया है। अब तक वो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा शांत था, अब तक क्योंकि हम लोग बहुत सारी और चीजों में उलझे हुए थे, अब जाकर हमारे अंदर विज्ञान ने और आस्था ने, दोनों ने खुलकर यह आवाज अंदर से लगानी शुरू की है कि मैं हूं इंसान, तुम नहीं हो, दूसरे वाले को कहना। तो वहां पे आकर हम अटके हैं। और इसके साथ ही अब जो दो तीन चीजें जो जावेद साहब ने, यहां मेरा जो पर्सनल व्यू है आस्था को लेकर, खास करके ऑर्गेनाइज्ड आस्था या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जिसको कहते हैं, इसमें बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। एक है सबसे पहला जो जावेद साहब ने बात की थी, हायर एनर्जी। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तो भगवान में नहीं मानता लेकिन मैं एनर्जी को मानता हूं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, खास करके जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ये कहने में शर्म आती है कि मैं भगवान को मानता हूं, वो उन्होंने एक यूफेमिज्म निकाला है। वो कहते हैं कि मैं तो हायर एनर्जी को मानता हूं। कोई तो है, कोई ताकत है जो दुनिया चला रही है, जिसने दुनिया बनाई है। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं। ये हायर एनर्जी कितनी हायर है? ये किस किस चीज को कंट्रोल कर रही है? क्या ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है? क्या ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितनी भी बुरी चीजें हो रही हैं, क्या ये भी उसके ऑर्डर से हो रही हैं? या वो उसने छोड़ दिया है, सिर्फ जो अच्छे काम हैं दुनिया में वो हायर एनर्जी से हो रहे हैं? तो एक ही इंसान अगर दिन में मान लीजिए एक गरीब की रोटी छीनता है और शाम को वो वही रोटी किसी दूसरे गरीब को दे देता है, तो हायर एनर्जी ने इसमें से कौन सा काम करवाया है? सिर्फ दूसरा वाला? और पहला वाला काम उससे किसने करवाया है? अगर वो पहला वाला काम या तो उसने खुद किया है या हायर एनर्जी का एक नेगेटिव पोर्शन है उसने करवाया है, तो हायर एनर्जी, पहली बात तो दो हो गई, तो उतनी हाई नहीं है, इतना उसका कंट्रोल नहीं है। अगर आप कहें कि ठीक है, दो भी मैं मान लेता हूं, अब जो तीसरा काम है, मान लीजिए वो आदमी दोनों में से ना अच्छा कर रहा ना बुरा, वो सो रहा है, उस पे कौन सी एनर्जी? फिर कोई लेजी हायर एनर्जी है जो बोल रही है कि मैं तुम्हारा सोना कंट्रोल करती हूं। अच्छा वाला वो करवा रहा है, बुरा वाला वो तीसरा करवा रहा है। फिर इस तरह से फिर तो 50-100 हायर एनर्जी हो जाएंगी। तो ये हायर एनर्जी है कि ये मतलब ये कैबिनेट है ऊपर पूरा बैठा हुआ, जो हर छोटे मोटे काम आपके दिन भर, और यही कैबिनेट अगर दुनिया के कितने जितने भी हम हैं इस समय, अब तो गिनती करना ही, मैं एक तो अरब खरब ये सब है ना, जो शब्द जो हैं अब वो बेमानी हो चुके हैं। तो बस इतनी सारी हायर एनर्जी हैं जो दिन में के हर सेकंड पे आपका कंट्रोल कर रही हैं। तो वो उनको अपना कोई काम नहीं है क्या? वो कितनी उनकी बोरिंग जिंदगी होगी कि वो ये कर रहे हैं कि अच्छा अब इसको बोलते हैं कि पानी पी ले भाई, तो तेरा गला सूख रहा, पानी पी। तो ये किस तरह की हायर एनर्जी? पहली बात तो ये है। दूसरा जो सेंट्रल पैराडॉक्स है किसी भी धर्म का, ऑर्गेनाइज रिलीजन का एक सेंट्रल पैराडॉक्स है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। मैंने बहुतों से पूछा है, उन लोगों से जो हिंसक नहीं है, वरना मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। तो बहुत सोच समझ के पूछता हूं मैं पहले टेस्ट करता हूं कि हिंसक तो नहीं है। तो वो टेस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जो सेंट्रल पैराडॉक्स है हर ऑर्गेनाइज रिलीजन का, वो ये है कि आप कहते हैं कि हमारे भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, दुनिया का एक एक पत्ता बनाया, यहां तक कि सिर्फ इस प्लैनेट पे नहीं, दूसरे भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी जो देख सकते हैं हम, जो नहीं देख सकते हैं, हवा, जमीन, पानी, सब बनाया है हमारे भगवान ने। तो फिर तुम दूसरे इंसान से नफरत कैसे करते हो ये बोल के कि वो दूसरे धर्म का है? ये कैसे हुआ? उसको भी तो तुम्हारे भगवान ने बनाया होगा। वो, या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे भगवान ने सिर्फ तुम्हारे धर्म के लोग बनाए हैं, तो फिर वही आ गया कि दूसरे धर्म के भी एक भगवान है ऊपर, उन्होंने अपने धर्म के लोग बनाए हैं। तो भगवान जो हैं बहुत सारे, उन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया बांटा हुआ है।
सिर्फ देश के हिसाब से नहीं, शहर के हिसाब से नहीं, मोहल्ले के हिसाब से नहीं, मार्केट के एक ही मॉल में तो ये चल क्या रहा है। अगर आप मानते हैं, और अगर आप, मैं आपकी आस्था की पूरी इज्जत करता हूं, अगर आप ये मानते हैं कि पूरी दुनिया का हर इंसान आपके भगवान ने बनाया है, उसका मतलब है कि वो जो दूसरे धर्म का इंसान है, आप मान लीजिए आपके भगवान ने बनाया, बस वो कोई और रास्ते से वहां तक जा रहा, तो आप उससे नफरत क्यों करते हैं? आप उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश, या उसके विरुद्ध किसी भी तरह की खबर आए तो उस पर आप विश्वास कर लें, फेक न्यूज आए उस पर विश्वास कर लें, आप उसको तोड़ना चाहें, आप उसको मारना चाहें, ये कैसे हो रहा है? और ये हर धर्म के साथ हो रहा है। हर धर्म ये कह रहा है कि दूसरा वाला ठीक नहीं, हम ठीक, हम बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि हमको हमारे भगवान ने बनाया, बनाया उनको भी है लेकिन उतना सही नहीं बनाया है, शायद हम ठीक कर देंगे। तो ये जो पैराडॉक्स है, इससे एक चीज खुल के सामने आती है। लोग कहते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज और हर इमेज, भगवान ने हमको बनाया है अपनी ही छवि में। इस बात से ये समझ में आता है कि असल में हमने भगवान को बनाया है अपनी छवि में। वी हैव क्रिएटेड गॉड एंड दैट्स व्हाई आवर गॉड्स are sometimes as angry or as generous or as clueless as us sometimes। इसलिए ये जो बात है कि अपने धर्म को हमको फैलाना है, उससे आप अपने भगवान को नहीं फैला रहे हैं, आप अपनी शक्ति को फैला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप उतने ही ताकतवर हैं जितना आप अपने भगवान के नाम पे ताकत फैला सकते हैं। सो विच इज द सेंट्रल पैराडॉक्स एंड विच इज समथिंग विच आज तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है कि ये कैसे हो रहा है और आप इसके साथ कैसे ओके हैं। अब जो अगली बात आती है धर्म और विज्ञान की। धर्म ने एक समय पर, जो मैं कह रहा था, काफी समय तक फेथ साथ साथ चला। फेथ ने कोशिश की समाज को जोड़ने की। फिर जब फेथ थोड़ा पीछे रहने लगा, खास करके पिछले 300 साल में, तो एक फ्रस्ट्रेशन आने लगा ऑर्गेनाइज्ड फेथ के अंदर, और खास करके ये जो अंधश्रद्धा वाला जो फेथ है उनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लगा, गुस्सा आने लगा। उनको लगा, जो हमेशा होता है, जो आप हर तरह के तानाशाह में ये प्रवृत्ति देखेंगे, जब वो थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं तो उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और वो कुछ भी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो फेथ के अंदर वो चीज हुई और उस चक्कर में और कमजोर होना शुरू हुआ, क्योंकि फेथ ने क्या किया, प्योरिटी पे जो जोर दिया, जिससे कि कास्ट सेग्रीगेशन, जिससे कि रिलीजियस सेग्रीगेशन, जिससे कि जेंडर सेग्रीगेशन, या एक जेंडर के प्रति या एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास बढ़ा, वो फेथ का अपने पैर पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी है। क्योंकि साइंस का एक नियम है जो जीवन का नियम है, वो ये है कि एवोल्यूशन की थ्योरी से हम यहाँ पहुंचे हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कोई भी जीव उससे दोस्ती करेगा, उससे प्यार करेगा, उससे रिप्रोड्यूस करेगा जो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा कंपैटिबल है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, दुनिया भर का हर जीव यही करता है, यही नेचर का विधान है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, आप कहेंगे कि हम बताएंगे कहाँ शादी करनी है, वो अपने धर्म में करनी है, अपने कास्ट में करनी है, अपने देश में करनी है, अपने रंग में करनी है, तरह तरह के जो पाबंदियां लगा रहे हैं, ये एंटी एवोल्यूशन है। इससे इंसान भी कमजोर हो रहा है, हमारी रेस कमजोर हो रही है, और साथ ही साथ धर्म खुद कमजोर हो रहा है, क्योंकि धर्म के ठेकेदार जो अगले जन्म वाले हैं, मतलब इसके बाद वाली जो जनरेशन है और उसके बाद वाली जनरेशन है, वो और कम बुद्धि वाले पैदा हो रहे हैं। इसलिए आप जो देखें, जो मैं कहूंगा कि अंधश्रद्धा वाले भी जो बाबा वगैरह होते हैं, वो हर 10 साल में और बेवकूफ पैदा हो रहे हैं क्योंकि अब उनके अंदर ना सोफिस्टिकेशन रहा है। अब वो ऐसा नहीं है, अभी जो आप देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये इन्फ्लुएंसर है कि बाबा है।
आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये आदमी जोक कर रहा है कि ये सच में चाहता है कि लोग इसको सुने और सच में इसके पास कुछ कहने को है। जो आज से 20 साल पहले जो बाबा थे वो भी इतने ही ईविल रहे होंगे, लेकिन एक नजर में देख के आपको नहीं पता चलता था, आपको थोड़ा उसको मुंह खोलना पड़ता था कि ये, आज तो शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि भैया फ्रॉड है आदमी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने प्योरिटी पे इतना जोर दिया कि अब अपने ही इनकी जो पुश्ते हैं वो बेवकूफ से बेवकूफतर पैदा हो रही हैं। तो ये धर्म ने या आस्था ने अपने साथ ये नुकसान कर लिया। जैसे कि मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, हमारे देश में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण रहे हैं। कोविड आया, दुनिया भर में तरह तरह की वैक्सीन की बात हो रही थी, कम्युनिटी एक्शन हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, मास्क लगा रहे थे। हमारे यहाँ हर हफ्ते एक नया इलाज आ रहा था। कोई बोला कि ऐसा है 12 घंटे घर में बैठो, खत्म हो जाए, शाम तक कोविड खत्म हो जाएगा। 12 घंटे कोविड को घोस्ट कर दो, तुम फोन ही मत उठो। उसको लगे अच्छा है ही नहीं कोई शहर में, चले गए सब, शांति है, चलो अपन लोग जाते हैं कहीं, है ना। फिर एक मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि पापड़ खा लो भाई, एक तो पापड़ खा लो पहले तो, ये वो भी भाभी जी पापड़। इस नाम का पापड़ मैं नॉर्मल समय में भी ना खाऊं, ठीक है। कोविड के समय में मैं भाभी जी पापड़, मैंने नाम ही नहीं सुना कभी, लिज्जत पापड़ बोल देते तो मैं खा लेता, कोविड नहीं भी ठीक होता, मजा तो आता ना। वो बोले भाभी जी पापड़ खा लो। फिर एक बोले कि ऐसा है मिट्टी में लौट जाओ, एक बोले गोबर लगा लो, एक बोले मिट्टी में, कीचड़ में लौट जाओ। कीचड़ में ना वो इतनी ताकत होती है मिट्टी में, हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि उससे फिर वो कोरोना जो है वो अंदर नहीं आएगा। एक कमाल की कहानी है, ये सच है, पता नहीं आप में से कितनों को पता है, आप गूगल कर सकते हैं, ये अक्षरशः सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गोवा में एक इंसान, कोविड के ठीक बीच में, हाँ बहुत भयंकर कोविड चल रहा था उसमें, एक इंसान सुबह उठा, उसको सपने में कोविड की वैक्सीन आई थी, उसका फॉर्मूला आया था। कोई भी साधारण आदमी ऐसे में क्या करेगा? वो अपने आप को 2 थप्पड़ मारेगा और सपने को भुलाने की कोशिश करेगा। इसने क्या किया, इसने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि मुझे सपना आया है, उसमें कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला आया है। ऐसे में सरकार क्या करेगी? सरकार किसी को भेजेगी कि इसको 2 थप्पड़ मारो और इसको बोलो सपने को भूल जाए, आज के बाद सोना ही नहीं है। तुम्हारी आंखों में हम लगा रहे हैं वो क्लिप, अब तुम नहीं सोओगे जीवन भर। सरकार ने क्या किया आप सोचिए। सरकार ने आयुष मिनिस्टर को भेजा, वो मिनिस्टर ने फोन नहीं किया क्योंकि उस समय वो 12 घंटे वाला लॉकडाउन था, उनको बताया गया था कि फोन करोगे तो कोविड को पता चल जाएगा कोई है यहाँ। तो वो गए गोवा, ये सत्य कथा है। वो गए गोवा उसके घर, उससे मिलने, कहा भाई सुना है आपने कोई फॉर्मूला देखा है सपने में? ऐसा नहीं, उस आदमी ने झूठ नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरी एक रिसर्च लैब है और मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, उसने सत्य कहा। और सत्य कभी कभी इतना आकर्षक होता है कि भारत सरकार अपने मंत्री भेज देती है। वो चले गए, उन्होंने पूछा अच्छा भैया क्या फॉर्मूला है? उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा नींबू निचोड़िए, अदरक का जूस, लहसुन का जूस, थोड़ा हल्दी, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा धनिया, पुदीना, बेसिकली जो जो फ्री मिलता है ना उसने डाल दिया। वो गोवा में था, उसने बेसिकली हॉट टॉडी में से रम निकाल दी, मिनिस्टर ने बोला सही है, बढ़िया लग रहा है, तो इसमें क्या ही बुरा होगा, अच्छा है चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो वो भेजा गया, सरकार ने वो लैब में भेजा वो फॉर्मूला टेस्ट करने। ये पूरा सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं, ये हुआ कोविड के बीच में।
तो दुनिया के बाकी देशों ने कोविड को वैक्सीन से हराया है, कम्युनिटी एक्शन से हराया है, सोशल डिस्टेंसिंग से, किसी ना किसी तरह की रैशनल थिंकिंग, हमने उसे जलील करके भेजा है। कोविड की जो सुबह जूम कॉल होती होगी वायरस की आपस में, जिसमें उनका जो ग्लोबल हेड है वो बताता होगा देखो ऐसा है, आपने घबराना नहीं है, आज कुछ भी हो सकता, आज हो सकता है ये लोग वैक्सीन बना लें, बड़े दिनों से ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है तुम में से 10-12 को वैक्सीन लग जाए, तुम मर जाओ, लेकिन हमको ये दुनिया पे कब्जा करना है, हमको डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए हमको डरना नहीं है। यस बॉस, वो 50 विंडो खुले हुए हैं जूम पे, और शाम को वही जूम कॉल हो रही है, उसमें वो 50 के 50 जो हैं वो कीचड़ में लिथड़े हुए बोल रहे हैं बॉस आपने कहा था वैक्सीन। ये आदमी मिट्टी में लौट के पापड़ खा रहा है, कच्चा पापड़ है वो, और इसने मेरे ऊपर अदरक का और लहसुन का जूस निचोड़ दिया है। मैं नहीं रह सकता इस देश में, हमको यहां से निकाल लो भैया। हाँ, हम कहीं भी चले, हम वैक्सीन के लिए तैयार हैं। हमको तुम एस्ट्राजेनिका की जो लैब है, उस लैब में जो वैट है जिसके अंदर ये वैक्सीन बन रही, उसमें डाल दो, मैं कीचड़ नहीं सह सकता। तो इस तरह से हमने कोविड को भगाया यहां से। अब जो आखिरी हिस्सा है, आर्टिस्ट की क्या जिम्मेदारी है ऐसे समय में। आर्टिस्ट क्या कर सकता है? बहुत सारी चीजें कर सकता है। सबसे पहली बात, फिर से मैं ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी पे जाता हूं। एक जीन जो होता है, जीन कॉपी एरर से जो आया है, जीन का काम क्या है, हमारा काम क्या है, हम सब इस दुनिया में क्यों हैं। बहुत सारे हमारे पर्पस हैं, हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं। हमारा पर्पस है आर्ट बनाना, हमारा पर्पस है फसल उगाना, हमारा पर्पस है सभ्य समझदार रैशनल लोगों को चुप कराना, हमारा पर्पस है मिनिस्टर को गोवा भेजना किसी के सपने के लिए। एक मार्टिन लूथर किंग थे जूनियर, जिन्होंने कहा था आई हैव अ ड्रीम, और एक ये है गोवा वाला। 2 लोग हैं दुनिया में जिनको सपने आए, उसमें से एक के सपने ने दुनिया को बदला और एक के सपने ने मिनिस्ट्री को बदल दिया, बट बहुत बढ़िया। पर जीन का काम क्या है? जीन का काम एक ही है। जीन में हार्ड कोडेड क्या चीज है? कोई भी चीज। जीन में ना विज्ञान हार्ड कोडेड है, ना आस्था हार्ड कोडेड है। जीन में सिर्फ एक चीज हार्ड कोडेड है, सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, सर्वाइवल उसका सेकेंड पार्ट है। मल्टीप्लिकेशन, जीन क्या चाहता है, मैं फैलूं। ये चीज क्यों है उसके अंदर, ये अभी भी वैज्ञानिक नहीं बता पाए हैं, लेकिन वो खोज रहे हैं। विज्ञान की सबसे बढ़िया बात क्या है, वो हमेशा खोजता है, हमेशा सवाल पूछता है। विज्ञान जैसे कि फेथ इज अ जर्नी फ्रॉम, डाउट से शुरू होती है बट जवाब मिलता है। डाउट से क्लैरिटी का सफर है फेथ। विज्ञान क्या है? डाउट से बड़े डाउट का सफर है, बड़े डाउट से और बड़े डाउट का सफर है। इसलिए वो मुश्किल है, इसलिए वो सोचने में लगता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा यार, काहे इतना सवाल पूछें। वो बोल रहा है ना कि हो गया, ठीक है, बैठ जाओ घर पे, भगवान ने ही बनाया है, भगवान ने दिया है, भगवान ने ले लिया, बात खत्म हो गई। विज्ञान जो है ये क्या करता है और क्यों करता है? क्योंकि जीन के अंदर ये हार्ड कोडेड है, सर्वाइवल, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किन चीजों पे निर्भर करता है? 4 बहुत बड़ी चीजों पे निर्भर करता है। पहला ये है कि ये जो आसपास हो रहा है, कहीं ये हमारे लिए खतरा तो नहीं है। जहां से इंसान ने पहला सवाल शुरू किया कि ये बिजली से हमको खतरा तो नहीं है, ये जो पौधा है ये खाने से मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये खतरा जो है, जो हमारी हर चीज में हार्ड कोडेड है, हर एनिमल में, जो रेप्टिलियन ब्रेन जिसको हम कहते हैं, फाइट और फ्लाइट, वो आज भी है। अभी यहाँ पे जरा सा मान लीजिए यहाँ पे ये माइक ही गिर जाए या ये टेबल गिर जाए, अचानक से हम में से बहुत लोगों को झटका लगेगा, ठीक है, हम लोग डर जाएंगे। भले ही वो बहुत दूर गिर रहा है, आपके ऊपर नहीं गिर रहा है, आप डरेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो जीन ने कहा है ये खतरा है। कोई भी चीज गिर रही है, बहुत नजदीक नहीं गिर रही है तो भी खतरा है। हमारे अंदर जीन ने वो चीज दी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मल्टीप्लिकेशन। तो पहला हमको क्या चाहिए? हमको जवाब चाहिए। वी नीड आंसर्स टू फील सेफ ऑन दिस प्लैनेट। सेकेंड थिंग वी नीड स्टोरीज। ये क्यों चाहिए जीन को? क्योंकि स्टोरीज से हमने कम्युनिकेशन करना सीखा। बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें ये कहा जाता है कि इंसान इंसान बना क्योंकि हम कहानियां सुना सकते थे, कहानियों में हमने इंफॉर्मेशन कोड की।
जो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें कोड करके वो कई बार वाचन परंपरा से आई है, कई बार लिखित परंपरा से आई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है अगली जनरेशन के लिए। कहानियां बड़ी जरूरी हैं सर्वाइवल के लिए, जीन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीसरी चीज क्या जरूरी है कि कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी में आप सरवाइव कर सकते हैं। इंसानों ने देखा कि भेड़िए कैसे सरवाइव कर रहे हैं। भेड़िए झुंड में रहते हैं, इसलिए वो शेर से भी नहीं घबराते हैं। उनका पूरा झुंड मिलकर, शेर अकेला चलता है, शेर को भगा देते हैं। भेड़ियों से हमने ये सीखा, भेड़ियों से हमने सही चीजें भी सीखी और गलत भी सीख ली। ये नहीं समझे हम लोग कि भेड़िए जाके ये नहीं बोलते हैं कि जाके हिरन को कि तुम भी भेड़िया बन जाओ, ये नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलने लगे, वो हमारा कम्युनिटी का अपना एक स्टूपिड सेंस है। बट कम्युनिटी, द थर्ड थिंग, कम्युनिटी अगेन पार्ट ऑफ सर्वाइवल। एंड द फोर्थ थिंग, वेरी वेरी strange but true, what we need for survival is a sense of surrender. सरेंडर से क्या होता है? सरेंडर से हमारी नर्व्स काम होती हैं। हमको लगता है कि हाँ, हम यहां बैठ सकते हैं, ये चीज हमको सहारा देती है। वो सरेंडर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने भगवान, आस्था, धर्म, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन वही सरेंडर आपको असल में ध्यान से देखें तो विज्ञान देता है। हम बस उसको सरेंडर नहीं मानते। अगर आपको मान लीजिए बुखार हुआ, आप तुरंत पैरासीटामोल लेते हैं, डोलो लेते हैं, जो भी लेते हैं। बहुत आप गोवा से हैं तो आप जानते हैं, आप नींबू वींबू ले लेते हैं। लेकिन सरेंडर आपको तुरंत आपके अंदर डर नहीं आने देता है। आपको पता है बुखार हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, तुरंत गोली लेंगे, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये सरेंडर है। बहुत सारी विज्ञान की चीजें, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, आपके अंदर ये डर नहीं है कि वो गिर जाएगी, क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से बनी है। आप यहाँ पे बैठे हैं, ये छत बनी है, आपको कोई भी डर नहीं है किसी भी तरह का। ये सब विज्ञान है। विज्ञान ने हमको ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो हम सोच भी नहीं, कई बार हमको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब अगर इस धरती पे अब तक, मैं एक रैंडम नंबर बोल रहा हूं कि मान लीजिए 500 खरब लोग रहे हैं जब से निएंडरथल से लेकर अब तक जो रहे हैं, जो इंसान रहे हैं या इंसानों के पूर्वज रहे हैं, उनमें से भी बहुतों को ये पूरी जिंदगी नहीं पता होगा। जबकि ये बहुत ही साधारण सा वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी आंखें 3D नहीं देख सकती हैं। जो 3D आपको दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, ये 3D नहीं है। हमारी आंखें सिर्फ 2D देख सकती हैं। ये दो अलग कैमरे हैं। एक कैमरे से कोई भी आप 3D बना सकते हैं क्या? एक कैमरे से आप कोई भी फोटो ले लें दुनिया भर का, कितना भी एडवांस कैमरा हो, क्या वो 3D लगता है? आपको 3D चश्मा लगाना पड़ता है। वो 3D चश्मा जो फिल्म को 3D बनाता है, वो 3D चश्मा हमारे अंदर है, लेकिन वो चश्मा असल में नहीं है। वो चश्मा एक इक्विपमेंट नहीं है। वो चश्मा सिर्फ हमारा ब्रेन है और उसके दो नर्व्स हैं, जो इन दो 2D इमेजेस को, जो दोनों आंखों से दो अलग 2D इमेज बन रहे हैं, उनको वो स्टीरियोस्कोपिक विजन जिसको हम कहते हैं, वो ब्रेन उनको जोड़ के, दो इमेजेस को जोड़ के हमको आभास देता है कि हम 3D इमेज देख रहे हैं। ये कितनी कमाल की साइंस है, ये कितना कमाल का विज्ञान है, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन विज्ञान हमारे अंदर है और उसको हमने सरेंडर, जैसे कि इस विज्ञान को हमने पूरी तरह से, हम इसके सामने नतमस्तक है। हमको पता भी नहीं है, इतना ज्यादा हम इसके अंदर हैं कि हम दुनिया को 3D मान रहे हैं। वो सच नहीं है। तो ये चार चीजें जो हैं, जवाब, कहानियां, कम्युनिटी और सरेंडर, ये बहुत जरूरी हैं एक जीवन में आपको नॉर्मल सेफ महसूस करने के लिए, जीन मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चीजें असल में आस्था भी देती है, विज्ञान भी देता है। ये दोनों, ये चारों चीजें आस्था भी देता है, विज्ञान भी देता है। दोनों अलग अलग तरह से देते हैं। विज्ञान जो देता है, अगर जवाब देता है तो वो मुश्किल जवाब देता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आस्था जो है आसान जवाब देती है। हर आदमी विज्ञान एक्सेस नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो आस्था के थ्रू ही ये चीजें समझते हैं। तो हमको एज आर्टिस्ट आस्था से इंटरैक्ट करते रहना पड़ेगा, उनको बेहतर बनाना पड़ेगा, उनके अंदर रैशनल थिंकिंग लानी पड़ेगी कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। आपको बहुत लोग सुनते हैं क्योंकि आपके पास जवाब हैं, आपके पास सरेंडर का भाव है। जो लोग खुद आते हैं, अपने आप सर झुका के आपको सुनते हैं, बहुत मन से सुनते हैं, पूरे एक भाव से सुनते हैं कि आप सच कह रहे हैं। आप कुछ भी कहते हैं वो सच मानते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उसका सदुपयोग दुरुपयोग जो दोनों कर सकते हैं, लेकिन एज आर्टिस्ट हमारा काम है
ये ब्रिज बनाना विज्ञान और आस्था के बीच, क्योंकि विज्ञान अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। विज्ञान के अंदर एक चीज जो मैं मानता हूं, थोड़ा एरोगेंस भी है। विज्ञान मानता है कि हम बहुत ऊपर हैं और बाकी सब हमसे नीचे है। तो विज्ञान का जो एरोगेंस है वो उसकी टेक्निकल भाषा में भी दिखता है। वैज्ञानिक जो हैं ठीक है, वो अपनी दुनिया में उलझे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बहुत कम मेहनत हुई है उसको जनता तक पहुंचाने की, उसको आम जन तक पहुंचाने की एक साधारण भाषा में। बहुत कम और अब हमारे सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में ऐसी ही एस्टैब्लिशमेंट आ गई है जिसका फायदा है ये न पहुंचाने में लोगों तक। तो बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थान या आर्टिस्टिक संस्थान भी वो एक तरह से शिकंजे में आ रहे हैं, जिनको कि दबाया जा रहा है ताकि वो ये पहुंचा ना पाए ये बातें, इन दोनों की ये दोस्ती न करा दें, आस्था और विज्ञान की। वो सबसे बड़ा डर है। तो आर्टिस्ट वो काम कर सकता है। और आर्टिस्ट एक और काम कर सकता है, वो है कि लोगों को ये समझाना कि एम्पैथी, कंपैशन, प्यार उतनी ही ताकतवर चीजें हैं जितनी रैशनल थिंकिंग है। अगर आप प्यार से बात करेंगे, अगर आप एम्पैथी से बात करेंगे, अपनी आर्ट में वो लाएंगे। जो एम्पैथी आप भले ही मंटो पढ़ लें, अमृता प्रीतम पढ़ लें, काफका पढ़ लें, जो अलग अलग तरह से दुनिया को देख रहे हैं, अलग अलग तरह से इंसानी कंडीशन को देख रहे हैं, सब में एक कंपैशन है। और वो कंपैशन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। वो आर्ट की ताकत है, क्योंकि आर्ट एक तरह से निर्दलीय होता है। बाकी दोनों अपने अपने तल में हैं। कला जो है और कलाकार जो है वो निर्दलीय है। उसके पास वो ताकत है कि वो कहानी के जरिए बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा सकता है, एक तरह से तटस्थ होकर, जिसमें कि लोगों को ये नहीं लगे कि ये कोई एजेंडा लेकर आ रहा है। और आपका एजेंडा कुछ होना भी नहीं चाहिए। आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज को उठा दूं और उसको गिरा दूं। आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि मानवता उसमें है कि नहीं। और मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक ऐसे ही उदाहरण से, जो एक आर्टिस्ट का एक कहानी थी। बहुत फेमस नॉवेल है अल्बर्ट कामू का, द प्लेग नाम से। द प्लेग में एक गांव है, एक टापू है, उसमें प्लेग फैल जाता है, बहुत लोग मर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो भाग सकते हैं उस टापू से वो भाग जाते हैं, बचते हैं कुछ लोग। उनमें से खास करके ये दो लोग, एक प्रीस्ट और एक डॉक्टर, दोनों अपनी अपनी तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर जितना भी किसी को बचा, दोनों को प्लेग हो सकता है। प्लेग बहुत ही ज्यादा संक्रामक बीमारी है और दोनों को हो सकती, दोनों मर सकते हैं। दोनों के पास ऑप्शन है कि चले जाएं वहां से। दोनों वहां रुके हुए हैं, दोनों लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से। कोई मरने वाला होता है तो प्रीस्ट आके उसको एक तरह से ये जो भी अंतिम पूजा है वो कर देता है, कुछ उसको बता देता है कि अगली दुनिया कैसी होगी या जो भी बताना है। या डॉक्टर के साथ मिलकर मदद करता है, किसी को उठा के कहीं पहुंचाना है, दवा देनी है। ये दोनों मदद कर रहे हैं। एक दिन जो प्रीस्ट है वो डॉक्टर से पूछता है कि भाई ऐसा है, मैं तो ये भगवान की सेवा मान के कर रहा हूं, मुझे तो इसका पुण्य मिल रहा है, तुम यहां क्यों टिके हो, तुम क्यों नहीं चले गए? तो डॉक्टर जो कहता है वो बड़ा जरूरी है मेरे लिए। तो डॉक्टर कहता है, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन एंड ह्यूमन बींग्स आर डिसेंट पीपल, दैट्स हिज ओनली आंसर। हम अच्छे लोग हैं, हम बेहतर लोग बन सकते हैं हमेशा, हम समझदार लोग हैं, चेतना हमारे अंदर है, विवेक हमारे अंदर है, रैशनल थिंकिंग हमारे अंदर है। इसको सिर्फ हमको समझना है और सामने लाना है। धन्यवाद।